नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुरेश चौधरी। आज जो है वो हम चर्चा करेंगे लोकसभा पर। लास्ट क्लास में हमने राज्यसभा पर चर्चा की थी। आइए अब देखते हैं लोकसभा के विषय में क्या क्या उल्लेखित किया गया है। ठीक है जी, तो सबसे पहले कुछ फैक्ट हैं लोकसभा के विषय में, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, प्रथम लोकसभा का गठन, प्रथम जो लोकसभा थी उसका गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। 1952। तो पहली लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952। नेक्स्ट आगे बात करें तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सुनिए जी, जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर जी जो थे वो प्रथम लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है जी। साथ ही साथ जी.वी. मावलंकर के विषय में ये भी याद रखना कि भारत में इनको लोकसभा का जनक कहा जाता है। लोकसभा का जनक क्यों कहा जाता है वो भी सुन लेना। जो हमारी संविधान सभा थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है जी, उसी संविधान सभा ने अंतरिम या अस्थायी संसद के रूप में भी क्या किया था? कार्य किया था। ठीक है जी। जब यह संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लेकिन जब यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? जी.वी. मावलंकर के द्वारा। ठीक है जी। इसीलिए इनको भारत में लोकसभा का क्या कहा गया है? जनक कहा गया है। साथ ही साथ एक चीज का और याद रखना, बाई चांस ऐसा प्रश्न आए कि क्या कभी भारत की जो संसद थी वो एक सदनात्मक थी, तो इसे आप गलत मत करना। बिल्कुल सही है ये फैक्ट जो है। भारत की जो संसद थी वह एक सदनात्मक भी रही है। जब ये संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी, ठीक है जी, जी.वी. मावलंकर जी इसकी अध्यक्षता करते थे, तो उस समय पर यह एक सदनात्मक थी, केवल एक ही सदन था। ठीक है जी। चलिए साहब, नेक्स्ट आगे बात करें। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अनंत शयनम। अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर जी जो थे वो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। बात करें वर्तमान में जो है वह कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम
बिड़ला। ओम बिड़ला जी जो है यह 17वीं लोकसभा के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, यानी कि वर्तमान लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला हैं। लेकिन 17वीं लोकसभा के अंतर्गत अभी तक उपाध्यक्ष जो है उनका चुनाव नहीं किया गया है, तो ये पद जो है वो वर्तमान में अभी भी क्या है, रिक्त है। 17वीं लोकसभा के अंतर्गत अभी तक किसी भी व्यक्ति को उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है। तो ये सामान्य से कुछ फैक्ट थे लोकसभा के विषय में। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। ये जो लोकसभा होती है, इस लोकसभा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? इस लोकसभा को कहते हैं जी अस्थाई सदन। अस्थाई सदन, इसी को कहा जाता है निम्न सदन। निम्न सदन, इसी को कहते हैं प्रथम सदन। इसी को कहा जाता है लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन, इसे ही कहते हैं जनता का सदन, और इसे ही कहा जाता है युवा सदन। ठीक है जी। तो ये लोकसभा के कुछ अन्य नाम है, अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन या युवा सदन। ठीक जी। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो लोकसभा है इसके गठन का उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 81 में। तो लोकसभा के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। ठीक है जी। इसके तहत जो है वह है लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी जी? 552 होगी। कितनी होगी? 552। ठीक है जी। इन 552 में से 530 सदस्य तो कहां से निर्वाचित किए जाएंगे? राज्यों से। और 20 सदस्य कहां से निर्वाचित होंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश। 2 सदस्य जो थे वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है? ये जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, इनके मनोनयन की जो व्यवस्था थी उसे 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है जी। तो वर्तमान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किए जाते। ये अधिकतम संख्या थी, और वर्तमान संख्या जो है वो कितनी है? 545 है, जिनमें से 530 सदस्य कहां से आएंगे जी? राज्यों से, और 13 सदस्य कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। टोटल हो गए 543। यानी कि वर्तमान में लोकसभा के जो चुनाव कराए जाते हैं वह कुल कितनी सीटों पर कराए जाते हैं? 543 सीटों पर कराए जाते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें, अपना जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान के अंतर्गत लोकसभा की जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो थी 500। मूल संविधान या कह सकते हैं प्रथम लोकसभा। प्रथम लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500 निर्धारित की गई। लेकिन यहीं पर एक चीज और याद रखना, प्रथम लोकसभा के चुनाव पूछे कुल कितनी सीटों पर कराए गए? तो चुनाव जो थे वो 499 सीटों पर हुए। प्रथम लोकसभा के चुनाव 499 सीटों पर कराए गए थे। लेकिन पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी?
500 निर्धारित की गई। बाद में 31वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जो था वह लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ा करके कितनी की गई थी? 545 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 545। इसके बाद 56वें संविधान संशोधन, ये हुआ था 1987 में। 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर के कर दी गई थी 552। इस 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा से दमन व दीप को अलग किया गया था। ठीक है जी, गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और दमन व दीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसी 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा के लिए विधान सभा का गठन भी किया गया था। ठीक है जी, तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा कितनी की गई? 545। और 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा से दमन व दीप को अलग किया गया और लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या थी उसे 552 कर दिया गया। ठीक जी, चलिए साहब नेक्स्ट आगे बात करें। तो सुनिए जी, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, ठीक है जी, इनकी संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? जिस प्रकार से हमने राज्यसभा में पढ़ा था, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जो है वह जनसंख्या के आधार पर होता है, ऐसे ही लोकसभा के सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण किया जाता है वह प्रादेशिक या इसी को कहते हैं क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। किस पर होगा? प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर और लोकसभा में सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। लेकिन प्रत्येक लोकसभा सीट में जो है वह जनसंख्या का समान वितरण किया जाता है। समान वितरण यानी कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जनसंख्या का समान वितरण किया जाएगा। ठीक जी, और समान वितरण करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा की सीटों में जनसंख्या का समान वितरण करने का कार्य किया जाता है। ये हम पहले आपको चर्चा कर चुके हैं। और वर्तमान में जो जनसंख्या का समान वितरण किया गया है लोकसभा या विधानसभा की सीटों के अंतर्गत, वह किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? 2001 की जनगणना के आधार पर। ठीक जी, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर, लेकिन प्रत्येक लोकसभा सीट में क्या किया जाएगा? जनसंख्या का समान वितरण किया जाएगा। और जनसंख्या का समान वितरण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में जो है वह लोकसभा या विधानसभा में जनसंख्या का समान वितरण करने का जो कार्य है वह किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? 2001 की जनगणना के आधार पर। ठीक जी, चलिए साहब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो भारत में राज्यों के अंतर्गत लोकसभा में प्रतिनिधित्व किस प्रकार से है? तो सर्वाधिक जो सदस्य हैं वह लोकसभा में कहां से निर्वाचित किए जाते हैं? यूपी से। कितने सदस्य हैं? 80। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 48। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? पश्चिम
बंगाल। पश्चिम बंगाल से कितने सदस्य हैं? 42। चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? बिहार। बिहार से कितने सदस्य हैं? 40। पांचवें नंबर पर कौन आएगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु से कितने सदस्य हैं? 39। अपना जो राजस्थान है, राजस्थान से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं? 25 सदस्य। वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो सुनिए जी, कितने किस किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य हैं? तो दिल्ली से जो है लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 7 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे एक एक सदस्य लोकसभा में क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है। ठीक है जी, तो ये राज्यवार प्रतिनिधित्व था। आगे हम बात करें, संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी व एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है जी, लोकसभा में बात करें हम तो 543 सीटों पर चुनाव होते हैं और इन 543 में से एससी को 84 सीटों पर रिजर्वेशन दिया गया है और एसटी को 47 सीटों पर रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। राजस्थान की बात करें, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं तो हमें राजस्थान के विषय में भी पता होना चाहिए। राजस्थान में कुल टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 25। इन 25 में से एससी को 4 सीटों पर रिजर्वेशन है और एसटी को 3 सीटों पर रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। ठीक जी, 2019 में ही, ठीक है जी, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो था वह एससी व एसटी के आरक्षण को 2020 से 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है जी, तो जनवरी 2020 से जनवरी 2030 तक, ठीक है जी, 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में एससी व एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है जी, बात की जाए क्या लोकसभा में केवल एससी व एसटी को ही आरक्षण है? क्या महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो महिलाओं को लोकसभा में कोई भी आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिलाने से संबंधित संसद में एक विधेयक पेश किया गया था और वो विधेयक कौन सा था? तो 110वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो था वह लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अभी तक इसे पारित नहीं हो पाया है ये, लेकिन यदि प्रश्न आए कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिलाने से संबंधित है, तो 110वां संविधान संशोधन जो है वह है लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिलाने से संबंधित है। चलिए जी, नेक्स्ट आगे जो है वह हम लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं पर चर्चा कर लेते हैं। योग्यताएं क्या क्या होंगी? योग्यताओं का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 84 में किया गया है। कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 84 में। ठीक है जी,
योग्यताएं जो हमने राज्यसभा सदस्यों के विषय में लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं वही योग्यताएं, केवल एक अंतर है और वो है आयु वाला अंतर। ठीक है जी, तो पहली योग्यता वही होगी, क्या होगी? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होगी? न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र जो है वो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अगली योग्यता क्या होगी? वह है पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता क्या होगी? वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा सदस्यों के विषय में जो योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बात करें इनके वेतन की तो लोकसभा के सदस्यों को 50,000 रुपए प्रति माह क्या दिया जाता है? वेतन प्रदान किया जाता है। ठीक जी, चलिए सा नेक्स्ट आगे जो है वो हम लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन को जानते हैं। निर्वाचन, तो सुनिए जी, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान से किया जाता है, गुप्त मतदान से। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान से किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जो अंतर है वो क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे जनता इनका निर्वाचन नहीं करती है। ठीक है जी, लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। वहां पर खुले मतदान की प्रणाली को अपनाया गया, यहां कौन सी है? गुप्त मतदान की प्रणाली। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनके निर्वाचन की पद्धति को क्या कहा जाता है? जैसे राज्यसभा के सदस्य हैं उनके निर्वाचन की पद्धति कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। इसी प्रकार लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो पद्धति होती है उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, या इसी को कहा जाता है अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। कहने का मतलब यह हुआ राज्यसभा में क्या प्रावधान था कि जो व्यक्ति न्यूनतम कोटे को प्राप्त करेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा, और उनके निर्वाचन की पद्धति थी एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। लेकिन लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन की पद्धति है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, या फिर कह सकते हैं अग्रता ही विजेता। जिसके सबसे अधिक वोट होंगे उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक जी, नेक्स्ट आगे बात करें, अपना जो मूल संविधान था उस मूल संविधान के अंतर्गत वयस्क मताधिकार की जो आयु निर्धारित की गई थी वो कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु को घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया
गया। तो मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे घटा करके कितना कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, राजीव गांधी। राजीव गांधी जी के काल में 61वें संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक जी, चलिए साहब नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोकसभा के कार्यकाल पर। कार्यकाल, जैसा आप सभी जानते हैं लोकसभा कैसा सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। कैसा सदन है, अस्थायी सदन। अतः राष्ट्रपति या फिर लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है, अतः इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति पीएम के कहने पर, किसके कहने पर, पीएम के कहने पर लोकसभा को समय पूर्व भंग कर सकता है। ठीक है जी, अनुच्छेद 85 में उल्लेखित किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को समय पूर्व भंग कर सकता है। और ऐसा अब तक कुल कितनी बार हुआ है कि प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को समय पूर्व भंग किया गया हो। ठीक है जी, तो पहली बार जो था 1970 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कहने पर 1970 में पहली बार लोकसभा को समय पूर्व भंग किया गया। और अंतिम बार प्रधानमंत्री के कहने पर जो लोकसभा भंग की गई है वो कब हुई है, 1999 में। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो पहली बार 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर लोकसभा को समय पूर्व भंग किया गया। और अंतिम बार जो था वो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर लोकसभा को समय पूर्व भंग किया गया। हमने बात की अब तक लोकसभा को प्रधानमंत्री के कहने पर कितनी बार समय पूर्व भंग किया गया है, तो 8 बार जो है वह प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा भंग की गई है। कब कब की गई है, 1970 में, 1977 में, 1979 में, 1984 में, 1989 में, 1991 में, 1997 में और 1999 में। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रधानमंत्री के कहने पर अब तक लोकसभा को 8 बार समय पूर्व भंग किया गया है। 1970, 77, 79, 84, 89, 91, 97 और 99। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सामान्यतः बात की जाए तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है जी, 5 वर्ष। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन यदि अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जारी है तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में
1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दोबारा से सुने, यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जारी है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल समाप्त हो जाता है तो इस अवस्था में 6 माह के अंतर्गत हर हाल में लोकसभा के क्या कराने होंगे? चुनाव कराने होंगे। फैक्टेबल बात करें हम तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है जी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में 5वीं लोकसभा कौन सी थी? 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था उसे 5 वर्ष से बढ़ा करके कितना किया गया था? 6 वर्ष किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के काल में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के कितना किया गया था? 6 वर्ष किया गया। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के काल में जो था वह इसे पुनः 6 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? 6 वर्ष किया गया। प्रधानमंत्री कौन थी इस समय पर? इंदिरा गांधी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक जी, चलिए साहब नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोकसभा सदस्यों की शपथ के विषय में। शपथ का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 99 में किया गया है। तो सुनिए साहब, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाएगा जी? लोकसभा के सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाएगी। तथा प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। पहली बात तो ये प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो प्रोटेम स्पीकर है, ठीक है जी, इसका जो जिस व्यक्ति को ये प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो ये परंपरा रही है कि लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को क्या बनाया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। अब यहां पर हमें 2 चीजें समझनी है। पहली बात तो ये जो वरिष्ठतम सदस्य लिखा है इसका निर्धारण किस आधार पर होगा? वरिष्ठता का आधार किसे माना जाएगा? तो वरिष्ठता का आधार जो है वह अनुभव को माना जाएगा। किसे माना जाएगा? अनुभव। अनुभव से तात्पर्य है कि यदि कोई सांसद लोकसभा में सर्वाधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे वरिष्ठतम सदस्य माना जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये,
अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन यह जो बात मैं बोल रहा हूं यह संविधान में उल्लेखित नहीं है, यह परंपरा के आधार पर है। संविधान में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाता है। ठीक है जी। इससे संबंधित विवाद शायद आपको याद होगा 2018 में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है जी। तो मामला वहां पर यह था कि राज्यपाल के द्वारा सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था। तो यह मामला कोर्ट गया था, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा संविधान में उल्लेखित नहीं है, यह तो परंपरा के आधार पर है। ठीक है जी। तो यह चीज याद रखना, सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, यह परंपरा है। इस विषय में संविधान में कुछ भी उल्लेखित नहीं किया गया है। वरिष्ठता का आधार किसे माना जाएगा? अनुभव को माना जाएगा। ठीक जी। चलिए साहब, नेक्स्ट आगे हम बात करें, ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसका कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य केवल लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। शपथ दिलाने के बाद इसका पद क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यह प्रोटेम स्पीकर तब तक पद पर बना रहेगा जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव ना कर लिया जाए। तो याद रखना, प्रोटेम स्पीकर का कार्य केवल लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना है, लेकिन यह पद पर कब तक बना रहेगा? जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव ना कर लिया जाए। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। तो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वह फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट आगे हम बात करें, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। साथ ही साथ ये भी याद रखना, यदि प्रश्न आए प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो 17वीं लोकसभा का पूछा जाए प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार जी थे। प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे जीवी मावलंकर। यही प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे और जीवी मावलंकर जी को ही प्रथम लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ठीक जी। तो ये हुई लोकसभा सदस्यों की शपथ। इससे आगे जो है वो लोकसभा पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।